नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो मित्रों, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो मेन प्रश्न हैं, हम केवल उतना ही पढ़ रहे हैं। और ये जीवन के अंतिम दिनों में, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल चुकी थी और ये गोदान उनके दृष्टि का परिणाम था। यानी प्रेम, यहाँ से प्रश्न बनता है मित्रों बहुत इम्पॉर्टेंट कि प्रेमचंद का आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, यानी इसका मतलब है वो उपन्यास पहले जो लिखते थे ये आदर्श उन्मुख यथार्थवाद लिखते थे, और जब गोदान तक आते आते इन्होंने यथार्थ उन्मुख आदर्शवाद बन गया। हमारा इस पे प्रश्न आता है कि गोदान कैसा उपन्यास है। तो प्रश्न 4 टाइप से देता है विकल्प, यानी यथार्थवाद, आदर्शवाद और आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। तो यथार्थ उन्मुख आदर्शवाद, तो आपका आंसर इसमें यही होगा, यथार्थ उन्मुख आदर्शवाद। फिर इसके बाद यहाँ से है आपको मित्रों कि इलाचंद जोशी की काम कुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना, ये उनका मेन विषय है, जिसे यशपाल सामाजिकवादी यथार्थवादी थे और भगवती चरण वर्मा और उपेंद्र नाथ अस्क जो है वो रूमानी समाज उन्मुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार थे। अमृतलाल नागर जो थे वो सार व मांगलिक मानववाद प्रेरणा सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये है इनका, इसलिए उनके उपन्यासों में ये व्यक्ति चेतना, समाज मंगल, यथार्थ की अनुभूति आदि ये सभी कुछ मिल जाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों में ये है सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र ये इनका अधूरा उपन्यास है 1936 ईस्वी। यानी गोदान अंतिम उपन्यास था इनका 1936 और मंगलसूत्र जो है ये अधूरा था 1936। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हैं विशंबर नाथ कौशिक। इन्होंने मात्र 2 उपन्यास मित्रों लिखा, एक माँ 1929 में और भिखारिणी को भी इन्होंने 1929 में ही लिखा था। माँ उपन्यास में माता की महिमा का वर्णन है, माता के स्नेह, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख से बालक का विकास निर्भर है, ये चीज़ इन्होंने बताया है। भिखारिणी में अंतर जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। पूछा जाएगा भिखारिणी का विषय क्या है, तो ये आपका अंतर जातीय समस्या का उठाया है। इस उपन्यास का नायिका कौन है भिखारिणी का, तो ये है मित्रों आपका जस्सो, और ये जस्सो जो है उपन्यास में नायिका यही है भिखारिणी में। फिर उसके बाद इनका श्रीनाथ सिंह का उपन्यास है उलझन 1922, क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941 और एक और अनेक 1951, अपहृता 1952। इन सभी उपन्यासों में क्या है, प्रेमचंद युगीन आदर्शवादी मनोवृत्ति है। फिर आते हैं शिवपूजन सहाय, इनका है ये देहाती दुनिया 1926, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इनका एक छोटा सा कथन भी है मित्रों, हम लोग देख लेते हैं। तो वो कथन क्या है, यहाँ से, मैं ऐसे ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहाँ युग की नई सभ्यता बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुँचा है, ये यहाँ तक है, उसे यथाशक्ति ज्यों का त्यों इसमें अंकित कर दिया गया है। और ये लिखा कहाँ से है कथन, तो देहाती दुनिया प्रथम संस्करण 1983 की भूमिका में। अब इसके बाद यहाँ भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, तो इनके द्वारा 8 कृतियाँ यहाँ दिया गया है कि 8 कृतियाँ इन्होंने लिखा है। प्रेम पथ 1926, मीठी चुटकी 1928, अनाथ पत्नी। तो हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हम किसका उपन्यास पढ़ रहे हैं मित्रों, तो ये उपन्यास है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का। तो अनाथ पत्नी 1928 भगवती प्रसाद वाजपेयी, मुस्कान 1929 भगवती वाजपेयी, त्यागमयी 1932 भगवती वाजपेयी, प्रेम निर्वाह 1934 भगवती वाजपेयी, लालिमा 1934 भगवती वाजपेयी, पतिता की साधना 1936 ये भगवती वाजपेयी। अब इसके बाद है मित्रों यहाँ चंडी प्रसाद हृदय 2 उपन्यास, मनोरमा 1924, मंगल प्रभात 1926 में।
फिर इसके बाद यहाँ पर है राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो ये राधिका रमण प्रसाद ने लिखा है राम रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, संस्कार 1942, चुंबन और चांटा 1956। फिर ये जो है राधिका रमण प्रसाद जी गांधी युग की आदर्शवादी चेतना से प्रभावित हैं। फिर हम देखते हैं सिया राम शरण गुप्त। तो इनका प्रथम उपन्यास गोंद 1932 ईस्वी में लिखा गया था। इस पे आपका प्रश्न भी आता है मित्रों कि जो ये गोंद उपन्यास है ये किसने लिखा। तो सिया राम शरण ने। और कब लिखा। तो 1932 ईस्वी में। गांधी इसमें है क्या। गांधीवादी जीवन दर्शन की आध्यात्मिक चेतना इसमें व्यक्त हुई है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मित्रों। तो ये सिया राम शरण गुप्त के 3 उपन्यास थे मित्रों। पहला हमने देखा था ये गोंद 1932 ईस्वी में, और ये है अंतिम आकांक्षा 1934, और नारी तो 1937। यानी सिया राम की इच्छा अंतिम आकांक्षा क्या थी कि उनके गोंद में नारी हो। तो सिया राम जी आप जानते होंगे सिया राम भगवान के शरण में सीता माता थी। तो यहाँ गोंद 1932। तो हम लोग इसको देख लिए। तीनों उपन्यास में गांधी जी का आध्यात्मिक पक्ष को महत्व दिया गया है। फिर इसके बाद है मित्रों यहाँ इसमें क्या है देख ले। गोंद में किशोरी की व्यथा से शोभाराम का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, समाज के बंधन को तोड़ देता है। और अंतिम आकांक्षा में रामलाल जैसे साधारण व्यक्ति के हृदय की स्वच्छता दिखाई गई है। रामलाल समाज के अन्यायपूर्ण बंधनों को सहकर मानवीय श्रेष्ठता का परिचय देता है। फिर इसके बाद है मित्रों यहाँ जो नारी है। तो नारी में जमुना अपने पुत्र को संदेश देती है कि जितना अधिक सहेगा उतना ही तू बड़ा होगा। ये हमारे भी जीवन का आदर्श होता है, लेकिन ये कलयुग में मुझे नहीं लगता सही है। फिर ये है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। मिश्र न समझ लीजिएगा। प्रताप नारायण श्री इनका प्रथम उपन्यास है विदा 1927 ईस्वी। फिर विजय 1937 ईस्वी। विकास 2 भाग 1938। 1947 ये उपन्यास का नाम है। 1947 में लिखा गया था। विसर्जन 1949 प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। बेकसी का मजार तो श्रीवास्तव जी। विषमुखी 1958 प्रताप नारायण। वेदना 1959। वंदना 1961। वंचना 1962 प्रताप नारायण श्रीवास्तव। फिर उसके बाद ये है आपका विनाश के बादल। तो विनाश के बादल 1963 में प्रताप नारायण श्रीवास्तव। विपथगा 1964 प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बंधन विहीना, व्यावर्तन, वंदिता, विश्वास की वेदी पर विहान आदि इन्होंने उपन्यास की रचना किया है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी के ये 2 उपन्यास ऐतिहासिक हैं। बेकसी का मजार और वंदिता ये ऐतिहासिक हैं। विश्वास की वेदी, वंचना, व्यावर्तन ये चीनी आक्रमण और विश्वासघात को उसके केंद्र में रखा गया है। 42 का कथानक 42 की जन क्रांति से संबंध है। और विहान नामक उपन्यास 1857 की क्रांति में केंद्र में रखा है इन्होंने। और श्रीवास्तव जी की दृष्टि जो है राष्ट्रीय और आदर्शवादी है कुल मिलाकर। अब अमृतलाल नागर को हम लोग देख लेते हैं। आपका प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास महाकाल 1946 ईस्वी में। फिर महाकाल उपन्यास में मास्टर पांचू गोपाल के मानसिक संघर्ष का जीवन दर्शन किया है स्पष्ट। और ये जमींदार दयाल चंद, पूंजीपति मोनाई केवट ये दोनों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं। फिर इसके बाद है अमृतलाल नागर का ही मित्रों। तो ये है आपका बूंद और समुद्र। तो ये है बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद है और ये इसमें सूत्रधार इसके क्या हैं बाबा राम जी, पूर्णतः गांधीवादी और सर्वोदयी हैं। और नागर जी का एक ऐतिहासिक उपन्यास रहा है ये है शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी में अमृतलाल नागर जी। और इसमें यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सुख दुख में व्यक्ति का व्यक्ति से अटूट संबंध बना रहे। जैसे बूंद बूंद से जुड़ी रहती है लहरों से समुद्र, इसी तरह बूंद में समुद्र समाया हुआ है।
तो ये शतरंज के मोहरे मानवतावादी दृष्टिकोण विस्मृत नहीं किया गया है। अवध की नवाबी हासकालीन स्थिति एक सजीव अंकन किया गया। सुहाग के नूपुर 1960 ये भी अमृतलाल नागर जी का है। और इसको जो है इन्होंने नगर वधू को भी सहानुभूति प्रदान की है। और इसमें इस उपन्यास के अंत में वेश्या माधवी क्या हो जाती है, बौद्ध विहार की पगली, वह कहती है सारा इतिहास, ये इसका कथन है वेश्या माधवी का, कि सारा इतिहास सच सच ही लिखा है। देव केवल एक बात अपने महाकाव्य में और जोड़ दीजिए, पुरुष जाति के स्वार्थ और दंभ भरी मूर्खता से ही सारे पापों का उदय होता है। उसके स्वार्थ का कारण एक ही, उसका अर्धांग नारी जाति पीड़न है। तो इस तरह से है मित्रों, बड़ा कथन है, हम लोग आगे देखते हैं। तो ये है सोचने के कारण, हम लोगों ने देखा था ये कथन यहाँ तक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको मित्रों। फिर यहाँ इसके बाद है अमृत और विष 1966, नाचो बहुत गोपाल 1978, ये सभी जो है अमृतलाल नागर के ही उपन्यास हैं। बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, ये सभी सामाजिक उपन्यास हैं। यानी अमृत विष, नाचो गोपाल, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा। इस पे से भी प्रश्न आता है कि अमृतलाल के कौन से उपन्यासों में मित्रों सामाजिक उपन्यास है, कौन सा। फिर इसके बाद यहाँ पर अमृत और विष में अंग्रेजों के शासन से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक जीवन स्थिति का चित्रण है। नाचो बहुत गोपाल में मेहतर समाज का इतिहास और उनके दर्द को चित्रण किया गया है। नाचो बहुत गोपाल में सबसे सशक्त चरित्र जो है वो निर्गुनिया का है। और निर्गुनिया है कौन, वो जन्म से ब्राह्मणी है, सामाजिक अन्याय का शिकार हो जाती है, मेहतर युवक मोहना के साथ भागने को विवश हो जाती है। बिखरे तिनके में राजनेता, नगर पालिका अधिकारियों, पत्रकारों आदि को जो है इन्होंने चारित्रिक पतन को उजागर किया है। फिर इसके बाद अग्निगर्भा में मित्रों इन्होंने दहेज की समस्या का उजागर किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो ये विष्णु प्रभाकर जी को हम लोग देख लेते हैं। मानवतावादी उपन्यास लेखक हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में मानवतावादी उपन्यासकार हैं, तो जानते रहे हम लोग। विष्णु प्रभाकर, निशिकांत 1955, तट के बंधन 1955 विष्णु प्रभाकर, स्वप्नमयी 1956 विष्णु प्रभाकर, दर्पण का व्यक्ति 1959 विष्णु प्रभाकर, कोई तो 1980 विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर 1992 विष्णु प्रभाकर। तो आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, ये पराय पीर से जुड़ने की प्रक्रिया इनके पूरे साहित्य में है। यहाँ से मित्रों एक प्रश्न बन जाएगा कि पराय पीर से जुड़ने की प्रक्रिया किसके साहित्य में, संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। तो विष्णु प्रभाकर हम लोग जानते रहे। 2 उपन्यास ये निशिकांत और कोई तो से इनके विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। निशिकांत में 1920 से 36 तक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन, कोई तो में सड़े गड़े नैतिक मूल्य और मानव मूल्यों के पतन पर तीखा प्रहार किया गया है। अर्धनारीश्वर में अपने समाज के सभी वर्ग की स्त्रियों को सामने रखकर उन्होंने बलात्कार सहित उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर विचार मंथन किया है। उदय शंकर भट्ट, तो ये मित्रों उदय शंकर भट्ट जी, इनको हम देख लेते हैं। नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956 उदय शंकर जी हैं। लोक परलोक 1958 उदय शंकर भट्ट, शेष अशेष 1960 उदय शंकर, 2 अध्याय 1963। तो नए मोड़ जो है ये अपना सुशिक्षित आत्मनिर्भर भारतीय नारी की व्यवस्था का चित्रण है। सामाजिक बंधन में जकड़ी हुई डॉक्टर शेफाली, पहला विवाह उसे स्वीकार नहीं है, अपनी इच्छा से वह दूसरा विवाह कर नहीं सकती, लेकिन इसी मोड़ पे वह जो है, इसी बिंदु पर उसे नए मोड़ की तलाश है। और सागर और लहरें और मनुष्य में बम्बई के पास मछुआरों का जीवन चित्रण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सागर लहरें मनुष्य। इसका विषय क्या है, तो मछुआरों के जीवन का चित्रण, कहाँ, बम्बई के। लोक परलोक में बदलते गांव की झांकी दिखाई गई है। शेष अशेष में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्र खींचा है। 2 अध्याय ये लघु उपन्यास है और इसमें जो है सर्वगुण संपन्न है, लेकिन तिरस्कृत वेश्या पुत्री की विडंबनापूर्ण जीवन गाथा अंकित है।
इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं मित्रों, ये है स्वच्छंदतावादी उपन्यासों की रचना छायावाद युग में अधिक हुई है। इसमें वृंदावन लाल वर्मा, ये है आपका गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, प्रसाद की तितली, निराला का अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, भगवती बाबू का 3 वर्ष और चित्रलेखा उषा देवी मित्रा का प्रिया। तो ये स्वच्छंदतावादी परंपरा में रखा गया है मित्रों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनेगा। इसमें से ये प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में कौन स्वच्छंदतावादी उपन्यासकार हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी, ये दोनों उपन्यास वृंदावन लाल जी के हो गए। और तितली 1934 प्रसाद जी का है। निराला का उपन्यास अप्सरा हो गया 1931 में। अलका भी निराला जी का है 1933 ईस्वी। प्रभावती भी और निरूपमा, ये इतने उपन्यास निराला जी के हैं। ये 3 वर्ष 1936 भगवती बाबू का उपन्यास हो गया। और चित्रलेखा भी भगवती बाबू का है। उषा देवी मित्रा का ये है प्रिया 1936। ये सभी उपन्यास किस में आएंगे? स्वच्छंदतावादी में। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये, इतने देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा तो 1946 ईस्वी में। इसमें भी स्वच्छंदतावाद के सभी तत्व विद्यमान हैं। बाण भट्ट स्वयं स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। दूसरा इनका उपन्यास है चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में। तो चारुचंद्र लेख 1963, इसमें रोमांस प्रियता लक्षित होती है। और स्वयं रानी चंद्रलेखा का जन्म जयति चंद्र और राजकुमारी चंद्रप्रभा के, ये परमार्दी देव की पुत्री थी चंद्रप्रभा, अवैध प्रेम से हुआ है। मैना महाराज के सातवाहन के प्रति वासना रहित समर्पण और सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण करता है। तो आपसे यहाँ प्रश्न एक बन सकता है कि महाराज सातवाहन के प्रति वासना व रहित समर्पण किसका था? तो वो है, उत्तर हो जाएगा मैना का। फिर पुनर्नवा 1973, इसमें गोपाल आर्यक और चंद्रा का प्रेम पूर्णतः रोमांटिक है। आनंद दास के पोथा में रैक को ऋषि राजकुमारी जबाला का विवाह जाति मर्यादा का उल्लंघन करके कराया गया है। तो ये है आपका रैक को ऋषि और राजकुमारी जबाला, आनंद दास का पोथा में। इस पर से प्रश्न आपका मित्रों बन जाता है कि यहाँ जो है रैक को आख्यान पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है? तो ये रैक को आख्यान में ये अनामदास का पोथा 1976 हो गया। फिर इसके बाद है यहाँ मित्रों देख लीजिए कि प्रकृतिवादी उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात भी किस युग में हुआ था? तो प्रेमचंद युग में हुआ था। इस पर भी एक प्रश्न बन जाएगा। तो प्रकृतिवादी उपन्यासों में ये हम चतुरसेन शास्त्री जी को देखते हैं। हृदय की परख 1918 चतुरसेन शास्त्री, हृदय की प्यास 1931 चतुरसेन शास्त्री, अमर अभिलाषा 1933 चतुरसेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधू 1948 चतुरसेन शास्त्री, मंदिर की नर्तकी 1951 चतुरसेन शास्त्री, अपराजिता 1952 चतुरसेन शास्त्री, आलमगीर 1954 चतुरसेन शास्त्री। ये सभी यहाँ तक चतुरसेन शास्त्री के ही उपन्यास हैं। सोमनाथ वयम रक्षामा, सोना और खून, सह्याद्री की चट्टानें, बिना चिराग का शहर। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेचन शर्मा उग्र जी। तो उग्र जी के उपन्यासों में काफ़ी इन्होंने उपन्यास लिखा है। देखते हैं हम लोग। दिल्ली का दलाल 27, यानी सभी इसमें 1900 ही है, तो हम लोग केवल ऐसे जल्दी के लिए पढ़ रहे हैं। दिल्ली का दलाल 27, चॉकलेट 27, चंद हसीनों का खतूत 24 यानी 1924, बुधुआ की बेटी 28, शराबी 1931, सरकार तुम्हारी आँखों में 1937 बेचन जी, जी 1937 उग्र जी, और मनुष्यानंद 1935 बेचन शर्मा। ये बुधुआ की बेटी का रूपांतरण है। प्रश्न बनेगा बुधुआ की बेटी का रूपांतरण उपन्यास किस नाम से हुआ? तो मनुष्यानंद 1935। फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963, ये आपका प्रसिद्ध इतना उपन्यास था बेचन शर्मा उग्र का। यहाँ से हम लोग देखते हैं ऋषभ चरण जैन। तो मास्टर साहब 1927 ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का व्यभिचार तो ऋषभ चरण जैन,
ध्यान देना ये है मित्रों कि दिल्ली का व्यभिचार आता है। व्यभिचार तो ऋषभ हो गया, दलाल आया तो उग्र जी हो गए। ठीक है, तो यहाँ व्यभिचार ध्यान दीजिएगा। भाई इसमें भी तीसरे अक्षर पर, ये भी तीसरे अक्षर पर, ये भी, तो ऋषभ व्यभि, तो हमें आइडिया रहेगा थोड़ा सा। और अगर बाकी दिल्ली का दलाल आया तो बेचन शर्मा उग्र हो जाएगा। बुरके वाली 1928 ऋषभ चरण जैन। वेश्यापुत्र 1929 ऋषभ चरण जैन। दुराचार के अड्डे ऋषभ चरण जैन। फिर चांदनी रात सत्याग्रह गदर 1931 ऋषभ चरण जैन। भाग्य 31 में ऋषभ चरण। भाई 31 रहस्यमयी 31 ऋषभ चरण जैन। मधुकरी 33 में ऋषभ चरण जैन। चंपाकली ऋषभ चरण जैन। बुर्दा फरोश मंदिर दीप हर हाइनेस पूछा जाता है तो किसका है? हर हाइनेस उपन्यास ऋषभ चरण जैन का। मैखाना 3 इक्के ऋषभ चरण जैन। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ये है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिसमें से पूछा जाएगा। तो ये है आपका अस्क के यानी उपेंद्र नाथ अस्क का गिरती दीवारें गर्म राख को प्रकृतिवादी कहा गया है। शिवदान सिंह चौहान गर्म राख, इनका उपन्यास का नाम है। प्रकृतिवादी मानते हैं गर्म राख को, यानी ये गर्म राख नामक उपन्यास का नाम है। और इसको लिखा किसने है यहाँ देख लीजिए, उपेंद्र नाथ अस्क ने। प्रकृतिवादी किसने माना है? तो शिवदान सिंह चौहान ने। और पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने गिरती दीवारों को जो है प्रकृतिवादी माना है। तो राजेंद्र यादव अस्क को पूर्णतया प्रकृतिवादी नहीं मानते। यहाँ 3 प्रश्न आपके लिए तैयार है मित्रों कि अस्क जी के गर्म राख को किसने प्रकृतिवादी माना? तो शिवदान सिंह चौहान। गिरती दीवारों को किसने माना? तो नंदुलारे वाजपेयी। और कौन जो है ऐसा है लेखक कि वो अस्क जी को पूर्णतया प्रकृतिवादी नहीं मानता? तो वो राजेंद्र यादव जी हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकार। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में जो मूल लोग हैं ये भगवती चरण वर्मा हैं, अस्क जी हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और उषा देवी मित्रा। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये भगवती बाबू का प्रथम उपन्यास हो गया मित्रों पतन 1928 में। फिर उसके बाद चित्रलेखा 1934 3 वर्ष और 36 टेढ़े मेढ़े रास्ते 46। तो हम लोग देख लेते हैं। पतन चित्रलेखा 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव अपने खिलौने भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई रेखा फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा थके पाँव सीधी सच्ची बातें, सब नचावत राम गोसाई प्रश्न और मारीचिका, योरा चुंडा धुप्पल चाणक्य भगवती चरण। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं मित्रों। यहाँ चित्रलेखा मेन इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से मित्रों बनेगा कि चित्रलेखा का विषय क्या है? तो चित्रलेखा का विषय है पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है। और इसमें जो पात्र है मेन मूल पात्र यहाँ पर देख लेते हैं वो है बीजगुप्त। इसका प्रेम क्या है? रोमांटिक है। तो उसके बाद ये है आपका फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते में क्या है इसका स्टोरी? तो इसमें जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते की ये विशेषता है, एक ही परिवार में 3 सगे भाई होते हैं। ये दयानाथ, प्रभानाथ और उमानाथ। क्रमशः दयानाथ गांधीवादी, प्रभानाथ आतंकवादी और ये उमानाथ साम्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों के पिता पंडित रमानाथ ध्वंसोन्मुख सामंतवाद के प्रतिनिधि हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं भूले बिसरे चित्र में मध्यवर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों की कथा है। और इसमें जो है फिर ये पात्र के नाम हैं देख लें। मुंशी शिवलाल अर्जुनवीस हैं, ज्वाला प्रसाद तहसीलदार और फिर डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। उनका पुत्र गंगा प्रसाद डिप्टी कलेक्टर बनता है और गंगा प्रसाद का पुत्र नवल किशोर राष्ट्रीय संग्राम का सेनानी बन जाता है।
और ये पुस्तक आपका जो है 5 खंडों में विभाजित है। पहले 2 खंडों में सामंतशाही का चित्रण है, तीसरे खंड में पूंजीवादी सामंतशाही और चौथे खंड में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय, 5वें खंड में नवल किशोर नए युग का प्रतीक बन कर आता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये इतने क्वेश्चंस इसमें से बन जाएंगे मित्रों, बहुत सारे। तो ये सभी क्वेश्चन किसमें से बन रहे हैं? भूले बिसरे चित्र, यहाँ है भूले बिसरे चित्र है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कुल भूले बिसरे चित्र कितने खंडों में लिखी गई है? तो यह 5 खंडों में लिखी गई है। प्रथम 2 खंडों में क्या है? सामंतशाही का चित्रण है। तीसरे खंड में क्या है? पूंजीवादी सामंतशाही का चित्रण। चौथे खंड में क्या है? आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय। 5वें खंड में क्या है? तो नवल किशोर नए युग का प्रतीक बना है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं आखिरी दांव। आखिरी दांव एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा है। एक स्त्री चमेली मनचले रत्नों के साथ बम्बई भाग जाती है। रत्नू सारा गहना उड़ाकर उसे वेश्या बनाना चाहता है। चमेली भागकर रामेश्वर जुआरी के पास आ जाती है। जुआरी उसे संतुष्ट करने के फेर में अपने मालिक सेठ शिव कुमार को 2000 रुपये सट्टे में हार जाता है और वो भंवर जाल में पड़ी चमेली सेठ शिव कुमार की वासना का शिकार बनती है। वो फिल्म निर्माता है शिव कुमार, चमेली अभिनेत्री बन जाती है। उपन्यास के अंत में रामेश्वर पकड़ा जाता है और चमेली आत्महत्या कर लेती है। लेखक ने इसमें बताया है, ये इसका कथन है मित्रों। अगर आप लोग यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि हम सब पैसे के गुलाम हैं, धन हमारा ईश्वर है। यह कथन किसका है? तो आखिरी दांव का है। किसने कहा है? तो ये स्वयं लेखक ने निष्कर्ष दिया है। इस पैसे की दुनिया में न पाप है, न पुण्य, न प्रेम है, न भावना। जो कुछ है वह धन है। जिसके पास वह है सब कुछ खरीद सकता है, रूप, यौवन, शरीर, आत्मा। तो ये आखिरी दांव 238 पृष्ठ पर इन्होंने बता भी दिया है। अपने खिलौने, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका अपने खिलौने। तो अपने खिलौने में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाकर व्यंग है। रेखा एक आधुनिक नारी की कहानी है जो श्रद्धा अतिरेक, यानी वो किसी पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा करती है और अपने उम्र से बहुत बड़े प्रोफेसर प्रभाशंकर से वह विवाह कर लेती है। वह अपने पूज्य प्रोफेसर पति के प्रति आत्मा के स्तर पर निष्ठावान रहते हुए भी शरीर की भूख मिटाने के लिए युवक प्रोफेसर योगेंद्र नाथ से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेती है। और इस प्रकार से यहाँ मित्रों हमने देखा कि वो जो थी यानी प्रोफेसर प्रभाशंकर से प्रेम करती है रेखा, लेकिन शारीरिक संबंध योगेंद्र नाथ से बनाती है, यानी प्यार किसी और से और तन किसी और का, मन किसी और को देती है। इस प्रकार शरीर के सतरंगी नागपाश और आत्मा के उत्तरदायी के संयम के बीच हिलोरे खाते हुई आधुनिक नारी का अंतर्द्वंद इस उपन्यास की विशेषता है। वह फिर नहीं आई। लेखक ने ये दिखाया है। कथा नायिका श्यामला देश विभाजन के दौरान शहबाज के चंगुल में फंस गई। उसके पति जीवन राम ने गमन करके 20,000 रुपये में शहबाज को दिया और श्यामला को छुड़ाया। फिर जीवन राम के विरुद्ध वारंट जारी हुआ। श्यामला ने ज्ञान नामक एक सज्जन से परिचय बढ़ाया। ज्ञान श्यामला के साथ रंगरेलियाँ करने लगे। फिर जीवन राम ने जो है 20,000 रुपये ज्ञान के खाते से निकाल लिया और अपने को बचाया। और सारी कहानी जानकर ज्ञान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन श्यामला उद्विग्न रहने लगी। एक दिन वह अचानक ज्ञान को छोड़कर कहीं चली गई और जब लौटी तो ज्ञान को 20,000 रुपये लौटाकर पुनः कहीं चली गई। इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर अगला है मित्रों ये सामर्थ्य और सीमा। तो हमारे समाज की सच्चाइयों को सभी उपन्यास उजागर करते हैं। प्रकृति के सामने मनुष्य की असहायता का चित्रण है इसमें, और ये सीधी सच्ची बातें भारतीय इतिहास को सीधे सीधे उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया। सवई नचावत राम गोसाई 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़ा गया है। फिर ये है आपका प्रश्न और मारीचिका। फिर इसमें जो है एक युवराज चुंडा एक ऐतिहासिक उपन्यास, ये देख लीजिए प्रश्न और मारीचिका के बाद।
युवराज चुंडा नामक उपन्यास जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। फिर इसके बाद है धुप्पल और चाणक्य, तो ये वर्मा जी का अंतिम उपन्यास है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्मा जी का जो ये पहला उपन्यास था पतन, 1928 में प्रकाशित हुआ था। तब से वे निरंतर लिखे रहे हैं। तो इस तरह से इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास हमने अब हम लोग देख लेते हैं अस्क जी को। तो सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, गर्म राख 1957। यहाँ दो प्रश्न हैं मित्रों। दोनों में हम लोगों ने अभी प्रश्न देखा था कि गिरती दीवारें और गर्म राख कौन किसने क्या माना। अगर आपको याद है तो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही किंदील 1969, बांधो नाव इस ठाव 1974 और यह है निमिषा 1980। सितारों के खेल में लेखक ने नियति को अधिक महत्व दिया है। लता का प्रेमी बंसीलाल तो उसके तिरस्कृत करके तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है, विकलांग होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इस घटना से लता उसके प्रति आकृष्ट होती है। बंसीलाल के प्राण बच जाते हैं, लेकिन वह मात्र पिंड मांस रह जाता है। धीरे धीरे लता का नशा कम होता है और उबने लगती है, तो उसके जीवन में अमृत राय आते हैं। और फिर उसके बाद लता जो है बंसीलाल को विष दे देती है और वह स्वयं बाद में भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाती है और डॉक्टर अमृत राय से उसका गठबंधन नहीं हो पाता और वह अनुरोध करती है कि बंसीलाल की बहन राजरानी से विवाह कर लें। यह उपन्यास सती अनुसुईया के प्राचीन आदर्श की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ तक देखें तो इसको देख लीजिएगा मित्रों। ये गिरती दीवारें हमने बताया था, नंद दुलारे वाजपेयी इसको प्रकृतिवादी उपन्यास मानते हैं, हम फिर से चर्चा कर दे रहे हैं। और ये गरम राख को किसने माना है, तो गरम राख को जो है माना गया है तो शिवदान सिंह चौहान, याद रखिएगा। शिवदान सिंह चौहान गरम राख को प्रकृतिवादी, गिरती दीवारें नंद दुलारे वाजपेयी और स्वयं राजेंद्र यादव अस्क जी को प्रकृतिवादी नहीं मानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अगला, ये बंसीलाल गिरती दीवारें। तो इसमें गिरती दीवारें में कथानायक है चेतन, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, जालंधर का रहने वाला है और पहले अध्यापक स्कूल में अध्यापन कार्य करता है। फिर ये कविराज रामदास के साथ शिमला जाता है, पुस्तक लिखता है और उसका जीवन भी जो है यौन जीवन से कुष्ठग्रस्त। वह कुंती से प्रेम करता है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता। उसका विवाह चंदा से होता है, चंदा उसे पसंद नहीं करती। वह अपनी साली नीला को प्रेम करता है, किंतु नीला का विवाह एक अधेड़ और कुरूप से। इसमें वही कंडीशन हो गई है मित्रों कि प्यार है किसी और से, चाहता किसी और को। खैर, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये है आपका गर्म राख। ये गर्म राख इनका अस्क जी का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें कथा नायिका सत्या एक अध्यापिका है और इसकी भेंट जगमोहन से होती है। जगमोहन से वह प्रेम करने लगती है। जगमोहन खुद दुरो नाम की एक अन्य लड़की से प्रेम करता है। दुरो हरीश से प्रेम करती है। हरीश प्रगतिशील विचारों का युवक है, उसे मोहब्बत के लिए फुर्सत ही नहीं है। और इसके बाद वहाँ हरीश के अनुसार यहाँ देख लीजिए, वो यही सोचता है और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो बेहतरीन चीज़ इन्होंने बताया है। यानी सत्या जगमोहन का प्रेम न प्राप्त कर सकी, अंत में उसने अफ्रीका के फौजी अफसर से विवाह किया। तो मध्यवर्गीय जीवन के कुंठा ही व्यक्त की गई है इसमें। बड़ी बड़ी आँखें, यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, हमें याद रखना चाहिए। बड़ी बड़ी आंखें कैसा उपन्यास है, तो प्रतीकात्मक है। और देवनगर में घटित घटनाएं हैं। देवनगर भारत देश का प्रतीक है। देवाजी देवनगर की सारी घटनाओं का संचालक, और इसमें वास्तव में नेहरू जी की व्यवस्था का प्रतीक है। पत्थर अल पत्थर, हम लोग सभी अस्क जी का ही उपन्यास पढ़ रहे हैं मित्रों। तो ये आपका पत्थर अल पत्थर जो है, इसमें हम लोग देख लेते हैं
ये अस्क जी का लघु उपन्यास है। हसनदीन कश्मीरी घोड़ा वाले की कहानी है जो अलपत्थर झील देखने आता है और इसके बाद थक कर चकनाचूर वो हो जाता है। फिर खन्ना साहब उस पर कमरा स्टैंड चुराने का आरोप लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मजदूरों की व्यवस्था की व्यथक मूर्त का चित्रण किया गया है। शहर में घूमता आईना 1963 ये बृहत उपन्यास है। इसमें कथानायक चेतन ही है। नीला का विवाह बेमेल विवाह। चेतन दिन भर लाहौर की सड़कों पे घूमना। चंदा उसे समझाती है। चेतन निश्चय करता है जो कुछ पास में है वह उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। फिर इस उपन्यास में एक ही दिन की कथा कही गई है। तो यहाँ भी आपका मित्रों एक प्रश्न बनता है कि अस्क जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें एक ही दिन की कथा कही गई है। तो ये है शहर का घूमता आईना, एक ही दिन की कथा कही गई है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, एक नन्ही किंदील बांधो न नाव इस ठाव 2 भाग में है और दोनों में ही गिरती दीवारें के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही किंदील और बांधो न नाव इस ठाव अपने में पूर्ण होते हुए एक ही कथानायक के जीवन संदर्भों को मूर्त करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न तो है ही मित्रों। अब ये प्रश्न आप लोगों ने देखा भी रहा होगा, टीजीटी में आया रहा है अभी जब कुछ समय पहले वाले में। तो ये गिरती दीवारें, इसमें एक प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में अस्क के किस किस उपन्यासों में चेतन नाम का पात्र है या किस 3 में से है, 1 में नहीं है। ऐसा ही 4 विकल्प था, 3 में था, 1 में नहीं था। तो ये हम लोग देख लेते हैं। गिरती दीवारें, घूमता आईना, नन्ही किंदील और बांधो न नाव इस ठाव बंधु। बंधु नहीं, बंधु लगाएंगे, निरालक रचना हो जाएगी मित्रों। इन 4 उपन्यासों में चेतन ही केंद्र में है। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं गिरती दीवारें। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी को देख लेते हैं मित्रों। प्रेम पथ 1926, मीठी चुटकी हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको एक बार। तो अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, लालिमा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रेम निर्वाह वाजपेयी, पतिता की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी, पिपासा, 2 बहनें भगवती प्रसाद वाजपेयी, निमंत्रण, गुप्तधन भगवती प्रसाद वाजपेयी। अपना सन देख लीजिएगा मित्रों। चलते चलते पतवार भगवती प्रसाद वाजपेयी, मनुष्य और देवता, धरती की सांस, भूदान भगवती प्रसाद वाजपेयी, यथार्थ से आगे विश्वास का बल, सुनी राय, एक प्रश्न, हिलोर, रात और प्रभात, निरंतर उतार चढ़ाव, उनसे न कहना भगवती प्रसाद वाजपेयी, पाषाण की लीक, गोमती के तट पर दरार और धुआं, सपना बिक गया, टूटा टी शर्ट, दूखन लागे नयन, चंदन और पानी, टूटते बंधन भगवती प्रसाद वाजपेयी। फिर इसके बाद यहाँ आगे है मित्रों, कपट निद्रा, अधिकार का प्रश्न, स्वप्नों की गोंद, मुझे मालूम न था, एक स्वर का आंसू, छोटे साहब भगवती प्रसाद वाजपेयी, विजय श्री, पुष्पगंधा, आज और अभी भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इनको सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली, पतिता की साधना 1936। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, गोदान 1936, ये पतिता का साधना भी 1936। बहुत सारे ऐसे उपन्यास रहे हैं जो 36 में लिखे गए और उन्हीं से सारे लेखक प्रसिद्ध भी हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं कि वाजपेयी का जो उपन्यास यहाँ है चलते चलते, तो इसमें जो है कथानायक राजेंद्र है जो सौंदर्य का पुजारी है और इसमें क्रमशः जो है विवाहिता छोटी भाभी, विधवा लाली और इसके बाद परित्यक्त। तो ये है अर्चना, चंचला, हीरा, अभावग्रस्त जमुना और वैशाली। 6 नारियों के संपर्क में आता है मित्रों कौन, राजेंद्र। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं मित्रों कि चलते चलते राजेंद्र ने 6 लोगों से संपर्क कर लिया। तो आप ये 6 नाम याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ यदि बहुत कुछ अज्ञेय के शेखर का अनुगामी प्रतीत होता है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा मित्रों कि अज्ञेय के शेखर का अनुगामी कौन सा नायक है। तो राजेंद्र आप कह सकते हैं, अस्क जी के उपन्यास चलते चलते का पात्र।
फिर उसके बाद है ये टूटते बंधन, और इसके बाद हम देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो ये अंचल जी को हम लोग देख लेते हैं मित्रों, इनके उपन्यास देख लेते हैं अंचल जी के। जड़ती चढ़ती धूप, नई इमारत, रामेश्वर शुक्ल अंचल। उल्का मरुद प्रदीप अंचल जी। चढ़ती धूप में सामाजिक क्रांति भावना का चित्रण है। नवयुवक इसमें मोहन नायक है, और मोहन अपने गांव के पुरोहित की कन्या ममता से प्रेम करता है, ममता भी उससे प्रेम करती है। मोहन विवाह को समाज सेवा के मार्ग में बाधा मानता है, इसीलिए वो उससे ब्याह नहीं करता। फिर ममता का ब्याह एक प्राचीन विचारों के व्यक्ति से होता है, दोनों में नहीं पटती है। इस तरह से जो है मित्रों, पुरोहित की कन्या जो थी वो श्रमिकों के नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली से मोहन मारा जाता है। मोहन की मृत्यु का समाचार पाकर ममता अपना सिंदूर पोंछ लेती है। तो यहाँ पर देखिए, नई इमारत 42 की क्रांति पर आधारित है। इसमें विजाति प्रेमी है, महमूद, आरती, बलराम, शमीम की कथा है। आरती बड़े घर की बेटी है, पिता का विरोध करके महमूद को वर्ण करती है। उसका भाई बलराज इस प्रेम का समर्थन करता है और स्वयं शमीम को प्रेम करता है। ये राजनीतिक क्रांति के साथ साथ नैतिक क्रांति का भी चित्रण है। फिर ये उल्का में मंजू और चांद के नैसर्गिक प्रेम को का चित्रण दिखाया गया है। मंजू चांद को चाहती है, लेकिन उसका विवाह किशोर से होता है, और प्राचीन विचारों का समर्थक है वो। मंजू विद्रोह करती है, अध्यापिका बन जाती है। फिर उसके जीवन में चांद का मित्र प्रकाश आता है, प्रकाश के साथ नागपुर जाना चाहती है। दोनों एक होटल में ठहरते हैं। उसी होटल में किशोर अपनी माहरी की लड़की छबिया को लेकर धमकता है। प्रकाश के प्रति उसका आक्रोश भड़क उठता है, दोनों लड़ पड़ते हैं। मंजू के मन में एक क्षण के लिए पति के प्रति संस्कार जन्य कोमलता जाग उठती है। इसी समय पाप पुण्य के संस्कार भी प्रबल हो उठते हैं। इस प्रकार मंजू और प्रकाश का स्नेह भाई बहन के पुनीत संबंध का रूप ले लेता है। तो ऐसे उपन्यास यहाँ इन्होंने लिखा है। मंजू उल्का है, विद्रोहिणी है। मरु प्रदीप में कथा नायिका शांति बाल विधवा है, उसके जीवन में विमल आता है। विमल विवाहित है। शांति का जीवन मरु है, विमल उसमें प्रदीप बनकर आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं उषा देवी मित्रा। तो ये है उषा देवी मित्रा का उपन्यास, हम लोग देख लेते हैं। ये वचन का मोल, फिर पिया, यानी उषा देवी मित्रा जी का है। वचन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, आवाज़, सोहिनी, नष्टनीर, उषा देवी मित्रा। लक्ष्मी नारायण लाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं इनमें से मित्रों। ये यहाँ देख लेते हैं। धरती कुल 15 उपन्यास है। तो धरती की आंखें, बया का घोंसला, और सांप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, और बड़ी चंपा, छोटी चंपा, फिर मन वृंदावन, प्रेमा, पवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, श्रृंगार 1975, बसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली 1985, कनाट प्लेस 1986। तो हम लोग जैनेंद्र को देख लेते हैं। जैनेंद्र का परख हो गया 1929, सुनीता 1935, जैनेंद्र, त्यागपत्र 1937, जैनेंद्र, कल्याणी 1939, जैनेंद्र, सुखदा 1952, जैनेंद्र, विवर्त 1953, जैनेंद्र, व्यतीत 1953, जैनेंद्र, जयवर्धन 1956, जैनेंद्र, मुक्तिबोध 1965, जैनेंद्र, अनंतर 1959, जैनेंद्र, अनाम स्वामी 1974, जैनेंद्र, दशार्क 1985, जैनेंद्र। ये दशार्क बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है। तो जैनेंद्र जी की ये 12 उपन्यास हो गए, और इनका दृष्टिकोण ध्वंसात्मक रहता है। नारी के समर्पण से वह संतुलित हो जाता है। इस प्रकार से ये सत्य को प्रकाशित करते हैं। परख में कट्टो सत्यधन, सुनीता में सुनीता और हरिप्रसन्न, ये पात्रों के नाम है मित्रों, याद रखिएगा। परख में कट्टो और सत्यधन, सुनीता,
में सुनीता और हरिप्रसन्न, त्यागपत्र में मृणाल, कल्याणी में कल्याणी, सुखदा में सुखदा और लाल, विवर्त में भुवन, मोहिनी और जितेन, व्यतीत में जयंत और अनीता, ता व्यतीत, अंतिमता जयंत, अंतिमता अनीता, अंतिमता। जयवर्धन में जय और इला के बीच काम अभुक्ति ही प्रधान है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये मुक्तिबोध, ये भी इनका अभी हम लोगों ने पढ़ा 1965 में लिखा गया उपन्यास था मित्रों। तो इसमें मुक्तिबोध नामक उपन्यास में जो अज्ञेय जी थे, सॉरी जैनेन्द्र जी, मुक्तिबोध में जो जैनेन्द्र जी थे उनको पत्नी का स्वीकार तो है, किंतु वह इसलिए कि उम्र आने पर उसकी गहरी वत्सलता पति को ही प्राप्त होती है। फिर वैसे यहाँ स्फूर्ति यहाँ भी पत्नी राजश्री से नहीं, प्रेमिका नीला से ही प्राप्त होती है। और अनंतर भी केंद्र में अपराजिता को रखा गया है। अंग्रेज पति चार्ल्स को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वह अपने को अधिक मानता था। यहाँ भी पत्नी नहीं, प्रेमिका ही जीवन में गहरी स्फूर्ति प्रदान करती है। नई दुनिया को लाने वाला प्रकाश साहब कहता है, हिंदुस्तान में कुनबा एक कोल्हू होता है, लड़का उसमें जूते और चकराता रहे। ऐसे क्या फिर नई दुनिया लाने के लिए वह बचा रह सकता है। अनाम स्वामी की उदिता का मानना है कि विकास प्राप्त समाज उस आवश्यकता से पिता के नाम के साथ माता के स्वीकार मुक्ति पा निकला है। उन्नति और प्रगति की ओर इतनी चुनौतियां हैं कि अब माँ बनना तरुणी के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा, इस चीज़ को किसने कहा, प्रकाश ने कहा है, और यहाँ उदिता ने कहा है, और यहाँ जो है आपका ये लेखक। अंत में लेखक ने उदिता को अमेरिका में तीसरे प्रेम के बाद विवाह स्वीकार करके सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करते दिखाया है। दशार्क में हम लोग देख लेते हैं मित्रों, यह है आपका दशार्क में विवाह के संबंध टूटने पर स्त्री को वैश्य जीवन व्यतीत करने के लिए विवश दिखाया गया है। फिर यहाँ इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि गोविंद मिश्र को दशार्क उपन्यास कम, एक चिंतन ग्रंथ ज़्यादा लगा है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा मित्रों कि गोविंद मिश्र को दशार्क उपन्यास क्या लगा है, तो जो है चिंतन ग्रंथ ज़्यादा लगा है। तो किस उपन्यास को गोविंद मिश्र ने जैनेन्द्र के किस उपन्यास को चिंतन ग्रंथ बताया है, तो दशार्क हो गया। ठीक है, थैंक यू मित्रों। आज इतना ही जो है, ईलाचंद जोशी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।